तो हम लोग बात कर रहे थे, आपका अध्याय 4 तक बात हुई थी, अध्याय 5 पर बात होनी। अध्याय 5 वारंट के बिना गिरफ्तारी, इसके संबंध में चर्चा करेगा। और अध्याय का नाम है व्यक्तियों की गिरफ्तारी। इसका मतलब इस चैप्टर में यह भी पता लगेगा कि किन किन स्थितियों में व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस चैप्टर में यह भी पता लगेगा कि गिरफ्तारी किस किस के द्वारा की जा सकती है। इसमें यह भी पता लगेगा कि गिरफ्तारी कैसे की जाए, यानी व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, माना कब जाएगा, क्योंकि कानून में हर चीज स्पेसिफिकली बतानी पड़ती है। काम हो गया कब माने। हम लोग सीपीसी पढ़ते थे, उन्होंने कहा सिविल कोर्ट की शक्तियां तब शुरू होंगी जब सिविल वाद दायर हो जाए। तो सिविल वाद दायर हो गया, ये कब माने। आप अदालत की ओर सिविल वाद लेकर चल दिए, आपने अदालत के अधिकारी के समक्ष सिविल वाद रख दिया, आपने संबंधित अधिकारी को दे दिया। कब आखिर सिविल वाद दर्ज हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, ये क्लियरली बताना जरूरी है। क्योंकि अगर क्लियरली आपने नहीं बताया तो सिविल न्यायालय के द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग यह भी किया जा सकता है। और शक्ति का दुरुपयोग, इसे निवारित करना, यह भी प्रक्रिया विधि, इसका एक उद्देश्य है कि शक्तियों का सम्यक ढंग से उपभोग और उपयोग संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किया जाए। इसलिए हम लोगों ने देखा था, आदेश 4 था, नियम 1 वो ये कहता था कि जब आप वाद पत्र सिविल न्यायालय के वादों के रजिस्टर में उचित संख्यांक पर प्रविष्ट किए जाने हेतु संबंधित अधिकारी को देते हैं और संबंधित अधिकारी उसे उचित संख्यांक पर प्रविष्ट कर देता है। कहां, वादों के रजिस्टर में। और आपको उस समय बताया गया था कि प्रत्येक सिविल कोर्ट में एक सिविल सूट का रजिस्टर यह रखा रहता है और उस रजिस्टर की शुरुआत प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को होती है। आप जब भी सिविल वाद ये प्रस्तुत करने के लिए वाद पत्र ये सिविल न्यायालय के अधिकारी को देते हैं, जिसे कचहरी की भाषा में प्रशासनिक अधिकारी या मुंसरिम ये कहा जाता है, उसे जैसे ही आप देते हैं तो वह आवश्यक जांच न्यायालय शुल्क आदि के संबंध में करने के उपरांत उसे सिविल वादों के रजिस्टर में उचित संख्यांक पर प्रविष्ट कर देता है। उचित संख्यांक मीनिंग दरबार, आपसे पूर्व जितने सिविल वाद दर्ज हो चुके हैं, उसके बाद आपके द्वारा प्रस्तुत सिविल वाद जिस नंबर पर आना चाहिए उस नंबर पर वह आपका सिविल वाद प्रविष्ट कर देता है। और जैसे ही उसने प्रविष्ट किया, बस सिविल वाद दर्ज हो चुका है। आपका सिविल का मुकदमा दायर हो गया और आपको वो संख्या, जिस संख्या पर वो सिविल वादों के रजिस्टर में दर्ज हुआ है, वह संख्या ही मूल वाद संख्या, ओरिजिनल सूट नंबर, इस रूप में पता लग जाती है। और जब आप सीनियर के पास लौट के आते हैं, आप कहते सूट फाइल हो गया, वो कहता ओएस नंबर बताओ। क्योंकि अगर ओएस नंबर नहीं मिला है तो दर्ज नहीं हुआ है। क्यों? दर्ज होने की प्रक्रिया आदेश 4 नियम 1 बता रहा है, वो प्रक्रिया संतुष्ट होनी चाहिए। तो कानून में हर चीज की प्रक्रिया ये बताई गई है। गिरफ्तारी ये हो गई है, कब माना जाए। गिरफ्तारी करने के लिए कॉम्पिटेंट कौन,
गिरफ्तारी किन दशाओं में होगी, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या हैं, और अगर गिरफ्तारी से संबंधित विधि का पालन न किया जाए तो परिणाम क्या है। इन सारी बातों पर चर्चा इस अध्याय में होगी। ये सारा अध्याय गिरफ्तारी को ही समर्पित है। और एक चीज इस अध्याय को शुरू करने से पहले क्लियरली समझ लें कि दुनिया कुछ भी समझती है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ यू मस्ट बी क्लियर एट दिस पॉइंट कि गिरफ्तारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने के साथ नहीं होनी चाहिए। कानून की मंशा यह है, और गिरफ्तारी से संबंधित बात इसे करने के लिए आप पिछली धारा 41 सीआरपीसी और वर्तमान में धारा 35 इसके साथ साथ एक सेक्शन और देखेंगे, और वो सेक्शन कौन सा है, 176 बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का धारा 176 और पूर्व की सीआरपीसी की धारा 157। वहां जो दिया गया है वो अन्वेषण की प्रक्रिया दी है, और सबसे प्राइमरी बात गिरफ्तारी के संबंध में वही कही है। आप जब अन्वेषण की प्रक्रिया को देखेंगे तो गिरफ्तारी कब कब होनी चाहिए, इस संबंध में सबसे मूल आवश्यकता ये वही दी गई है जिसके आधार पर इस बात का निर्णय होना चाहिए कि व्यक्ति की गिरफ्तारी हो या व्यक्ति की गिरफ्तारी न हो। तो मूल बात वही है, इसलिए सबसे पहले उसे देखना चाहिए। और यहां पर एक बात और कह देना जरूरी है कि चूंकि हम बात कर रहे हैं सेक्शन 176 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 157 सीआरपीसी की, तो एक बात आपको दिमाग में रख लेनी चाहिए कि इसका मतलब ये हुआ कि अन्वेषण इस प्रक्रिया का भाग गिरफ्तारी होती है। हालांकि ये बात 100% ठीक नहीं है कि अन्वेषण की प्रक्रिया का भाग ही गिरफ्तारी होती है, लेकिन जनरली ये बात ठीक है। 100% ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे पिछली धारा सीआरपीसी में 151 थी और नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 151 किस सेक्शन से सबस्टिट्यूट हुई ये अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन जो सेक्शन 151 था उसमें यह लिखा था कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को उस दशा में भी गिरफ्तार कर सकता है जबकि उसे यह लगता है कि उस व्यक्ति के द्वारा संज्ञेय अपराध किया जाएगा और वह संज्ञेय अपराध का होना अन्य किसी ढंग से निवारित कर ही नहीं सकता सिवाय इसके कि उसे गिरफ्तार कर ले। तो वो उस दशा में भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन इन जनरल गिरफ्तारी अन्वेषण का भाग है, यानी अन्वेषण जब चलेगा तब पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की शक्ति रहेगी, क्योंकि जो अन्वेषण का चैप्टर है उस अध्याय का भाग पिछली धारा 157 थी और अब धारा 176 है।
ये अन्वेषण का भाग है। और जब धारा 157 या धारा 176 को आप पढ़ते हैं तो वहां एक शब्द लिखा मिलता है कि अगर अन्वेषण की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी के द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है, तो यदि आवश्यक हो तो गिरफ्तारी की जाएगी। यानी अगर आवश्यकता नहीं है तो गिरफ्तारी नहीं होगी। और हमने आपसे बार बार कहा, आप देखें एक बार सेक्शन 176 हम लोग रीड आउट कर लेते हैं ताकि आपको कोई भ्रम न रहे। ठीक है, आप सेक्शन 176 सब सेक्शन 1 देखें, क्या कहता है। यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को इत्तिला प्राप्त होने पर या अन्यथा यह संदेह करने का कारण है कि अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 175 के अधीन वह सशक्त है, तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को अन्वेषण करने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी करने का उपाय करने के लिए। यानी आवश्यक अगर हो रहा है कि व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए तो गिरफ्तारी होगी, अदरवाइज गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी कोई खेल नहीं है कि इधर एफआईआर दर्ज हुई और उधर गिरफ्तारी हो जाए। और बड़ा मजेदार है कि समाज को इससे भ्रमित किया जाता है। समाज ऐसा मानता है कि इधर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई और उधर गिरफ्तारी ये होनी चाहिए। मजेदार था जब आप केजरीवाल एपिसोड देख रहे थे तो उनका तर्क था कि सब इतने दिनों से एफआईआर दर्ज है, अभी गिरफ्तारी क्यों, इतने दिन पहले क्यों नहीं। तो इतने दिन पहले गिरफ्तारी को जस्टिफाई करने के लिए कोई कारण था ही नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी तब की जाएगी जब आवश्यक लग रहा। आवश्यक कब लगेगा? गिरफ्तारी को आवश्यक बनाने वाली स्थितियां और परिस्थितियां कई हो सकती हैं, और जब भी आवश्यक लगेगा तब गिरफ्तारी। इससे ज्यादा इस बात का इस संबंध में, ठीक है, इस समय व्याख्या करना न तो प्रासंगिक है और न जरूरी। अभी तो हम सेक्शन 35 इस पर खुद को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। सेक्शन 176 इसका जिक्र तो हमने सिर्फ इसलिए किया कि आपको यह ध्यान में आना चाहिए कि गिरफ्तारी ये किसी की मनमर्जी नहीं है, और न ही ये केवल इस कारण कर ली जाएगी कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गई। हालांकि यह सेक्शन पूर्व की सीआरपीसी में 157 के रूप में मौजूद था, और पूर्व की सीआरपीसी 1973 से प्रभावी ये थी, और उससे पूर्व 1898 की सीआरपीसी ये प्रभावी थी, और 1898 की सीआरपीसी में भी सेक्शन 157 जैसा सेक्शन ये मौजूद था। इसका मतलब दांडिक न्याय प्रशासन में गिरफ्तारी से संबंधित विधि हमेशा से यही है कि अगर आवश्यकता लगती है तो गिरफ्तारी करिए, अदरवाइज नहीं। लेकिन यही
न्यायिक प्रक्रिया के बदलाव होते हैं। लोगों की गलती यह भी नहीं है, उन्होंने देखा ही यही कि इधर एफआईआर लिखी और उधर पुलिस संबंधित व्यक्ति के घर, और 10 मिनट के अंदर गिरफ्तारी। इसलिए उनके मन में धारणा यही बनी, और लोग कानून के जानकार ये थोड़े हैं, वो तो जो होता देखते हैं उसी को कानून मानते हैं। इसलिए लोगों की यह धारणा निर्मित हुई कि शायद जब भी एफआईआर लिख जाए तो गिरफ्तारी पुलिस कर सकती है, और इस धारणा को माननीय उच्चतम न्यायालय ने जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इस मुकदमे में खत्म किया। यह अनुच्छेद 21 इसके आधार पर प्रस्तुत हुआ मुकदमा है, और इस मुकदमे के निर्णय के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी से संबंधित विधि उसे अनुच्छेद 21 की व्याख्या के अनुसार या अनुच्छेद 21 की व्याख्या के आधार पर न्याय संगत और मानवीय यह बनाया। उनका कहना था कि अनुच्छेद 21 का यह आदेश है कि आप किसी भी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को विधि के मुताबिक स्थापित प्रक्रिया इसी से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 21 की भाषा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि की स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसको अगर अफर्मेटिवली पढ़ें तो पढ़ना तो ऐसे ही पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नकारात्मक भाषा में अधिनियमित है, लेकिन अगर सकारात्मक भाषा में पढ़ें तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इसी भाषा में और इन्हीं शब्दों में होगा। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विधि और उसकी प्रक्रिया इसके मुताबिक किसी को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ठीक, एफआईआर लिख गई, लेकिन गिरफ्तारी के संबंध में विधि क्या कहती है उसको फॉलो तो करेंगे आप। और अगर विधि गिरफ्तारी के संबंध में जो कुछ कह रही है उसको आप फॉलो नहीं करते तो आपने व्यक्ति को विधि के अनुसार उसकी प्राण की स्वतंत्रता या उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया है। ये कैसे कहा जाएगा? और जब ये कहा ही नहीं जा सकता तो आपके द्वारा की गई गिरफ्तारी और आपके द्वारा किया गया वो कार्यपालिकी कृत्य जिससे गिरफ्तारी हुई है, वो दोनों अनुच्छेद 21 की व्याख्या के आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये हो जाते हैं। कानून में खुद में कोई कमी नहीं, क्योंकि कानून तो युक्ति संगत है। प्रक्रिया का पालन आप नहीं कर रहे हो, या तो कानून में कमी होती तब तो हम अनुच्छेद 21 के आधार पर सेक्शन 176 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या सेक्शन 157 सीआरपीसी इसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करते। लेकिन सेक्शन तो ठीक है, ठीक से काम तो आप नहीं कर रहे। आप जस्टिफाई करें, आप बताएं कि गिरफ्तारी क्यों आवश्यक थी, क्या एविडेंस आया। अरे भाई, गिरफ्तारी को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास कोई चीज ये तो होनी चाहिए।
आपने देखा था कि जो केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो, सॉरी उद्धव ठाकरे कह रहे, जो उनके पार्टी के वो नेता हैं जो गिरफ्तार हुए थे, नाम उनका हम इस समय भूल गए, जो अरेस्टिंग एजेंसी थी, तो कोर्ट में ये कहा था ये विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम इनसे इनके घर पर बैठकर सवाल कर रहे हैं, ये सवालों के ठीक जवाब नहीं दे रहे हैं, और सवालों के ठीक जवाब आने में माहौल की भूमिका होती है। ठीक है, आपसे घर पर पूछताछ की जाए तो आप एक मानसिक सुरक्षा ये अनुभव करते हैं, और पूछताछ का स्थान बदल दिया जाए तो आप वो मानसिक सुरक्षा अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने यह कहा था कि इन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ करना यह जरूरी है। ठीक है ना, देयर वाज ए जस्टिफिकेशन एडेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, यानी हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि गिरफ्तारी इज नॉट ए रूल, गिरफ्तारी कानून नहीं है, गिरफ्तारी न होना कानून है, क्योंकि प्रक्रिया अपराधी की सुरक्षा के लिए नहीं, निर्दोषों की सुरक्षा के लिए बनाई जाती है, उत्पीड़न न हो आदमी का, इसके लिए प्रक्रिया बनती है। ये कैसे तय होगा कि जिसे आप गिरफ्तार करना चाहते हैं उसे गिरफ्तार करना औचित्यपूर्ण है? तो आप देखेंगे तो हर जगह यह लिखा है यदि आवश्यक हो तो गिरफ्तारी। हां, यह ठीक है कि कुछ दशाओं में पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है, लेकिन पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति कब कब होगी? इसका मतलब यह हुआ कि अगर सेक्शन इस ढंग से मौजूद है कि केवल कुछ दशाएं हैं जिनमें पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति होगी, इसका मतलब यह है कि सामान्य नियम यह है कि पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं करेगी। अपने आप कानून दोनों तरह से पढ़ा जाएगा। अगर सेक्शन 35 ये कह रहा है कि वारंट के बिना पुलिस कब गिरफ्तार करेगी, इसका मतलब सेक्शन 35 ये भी कह रहा है कि इफ द कंडीशंस आर नॉट, ठीक है, एज सच, अगर स्थितियां वैसी नहीं है जैसी सेक्शन 35 में लिखी गई है, तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करेगी। और सेक्शन 35 आप देखें तो 9 से 10 स्थितियां होंगी, अभी हमने दृष्टि नहीं डाली है, लेकिन कुछ ही स्थितियां हैं। इसका मतलब यह हो गया कि पुलिस सामान्य स्थिति में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करेगी। ठीक है ना? अब सेक्शन 176 और 35 दोनों को एक साथ ले रहे हैं, क्योंकि सीआरपीसी तो एक है ना भाई, आप खंडात्मक थोड़ा ही पढ़ेंगे। सेक्शन 35 भी आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसका भाग है, और धारा 176 ये भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसका भाग है। तो जब दोनों सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ही भाग है, तो ये ठीक है कि पढ़ने के क्रम में हम दोनों को एक साथ नहीं पढ़ सकते, वो तो एक के बाद ऐसे ही पढ़े जाएंगे, लेकिन जब वो लागू होंगे तब तो एक साथ लागू होंगे। तो सेक्शन 35 और 176 दोनों को पढ़े। तो 176 कहता है यदि आवश्यक हो तो गिरफ्तारी,
और 35 कहता कि बिना वारंट कब गिरफ्तारी की जा सकेगी। इसका मतलब यह हुआ कि एक्सीजेंसी है, ऐसी दशा है जिनमें व्यक्ति की गिरफ्तारी न करने से कोई इतनी खराब दशा उत्पन्न हो सकती है जिसे उत्पन्न होने देना न्याय संगत नहीं कहा जाएगा। तब वारंट इसकी प्रतीक्षा किए बिना पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। और वे स्थितियां कौन सी होंगी, इस संबंध में विधायिका ने स्वयं अपने विवेक का प्रयोग किया है और स्वयं उसने बता दिया कि दीज आर द सर्कमस्टेंसेस। ये परिस्थितियां हैं जिनमें आप बिना वारंट की गिरफ्तारी करेंगे। शेष आप 176 और 35 जो कुछ विविक्षित रूप से कहता है उसकी संवेक भावना, इसका सम्मान करते हुए यदि आवश्यक हो तो गिरफ्तारी करें, और आवश्यकता है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? जुडिशियल अफसर। इसीलिए जब हम लोग वारंट से संबंधित सेक्शन पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि अजमानती अपराध यदि हैं तो पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट वारंट दे सकेगा, ठीक है ना। वो सेक्शन जो कि पुलिस अधिकारी को अजमानती अपराध की दशा में मजिस्ट्रेट से वारंट प्राप्त करने के लिए सशक्त करते हैं, वे सेक्शन भी इस बात के द्योतक है कि गिरफ्तारी ये सामान्य बात नहीं है। ये सिर्फ इस बात पर नहीं हो जाएगी कि व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर लिख गई है, इस आधार पर नहीं हो सकती। हां ठीक है, अगर उसके खिलाफ एफआईआर भी है, अन्वेषण भी चल रहा है और अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी को लगता है कि स्थिति वो है जो धारा 35 में वर्णित है, ठीक है, तो वो बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकता है। यानी कुछ ही दशाएं हैं जिनमें उसे बिना वारंट के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति ये प्राप्त है। वो दशाएं कौन सी हैं जो इतनी खतरनाक मानी गई, जिनमें पुलिस अधिकारी से यह अपेक्षा ही नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तारी के औचित्य को सिद्ध करके वारंट प्राप्ति का प्रयास करें। ऐसी दशाएं कौन सी हैं, तो वो सेक्शन 35 में उन्होंने समराइज की है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां अनुच्छेद 14 था और अनुच्छेद 14 ये कहता था कि अगर किसी अथॉरिटी में विवेक इसकी शक्ति निहित की गई है तो स्वयं अधिकारी का स्टेटस देखा जाएगा कि उस अधिकारी का स्टेटस क्या है। अगर उस अधिकारी का स्टेटस ये बहुत उच्च अधिकारी का है तब तो उसमें विवेक की शक्तियों को निहित किया जाना ये अनुच्छेद 14 का विपरीत नहीं मानेंगे। अदरवाइज ये अनुच्छेद 14 के विपरीत माना जाएगा और संबंधित विधि को निरंकुश विधि ये मानेंगे, और निरंकुशता समानता का विरोध करती है, इसलिए अनुच्छेद 14 के आधार पर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये माना जाएगा। अब जरा सेक्शन 35 को देखें। कहता कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इसका मतलब डिस्क्रिशनरी पावर आ गई, ठीक है ना, कर सकता है। द पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट, और प्रत्येक पुलिस अधिकारी मीनिंग देयर बाय
जो अन्वेषण करने के लिए सशक्त है। ये हमने कहां से जोड़ दिया, लिखा तो नहीं है। ठीक है, नीचे जो कुछ लिखा है, कहा खंड का, खा का भी नहीं बल्कि खा, और ये जो गा घा ये है। लेकिन इसी धारा के जो अन्य सब सेक्शंस हैं उनमें वाकई किसी भी पुलिस अधिकारी को, जैसे आगे देखेंगे आप, लिखा होगा कि अगर कोई संघ के सशस्त्र बलों का अभित्याजक है तो उसे कोई भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेगा। इसके मतलब ये हुए सेक्शन 35 की ताकत ये सच्चों के सहित पुलिस के प्रत्येक कर्मचारी को, पुलिस के प्रत्येक अधिकारी को सेक्शन 35 की शक्ति प्राप्त है। और पुलिस का प्रत्येक अधिकारी उच्चाधिकारी नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 35 को अगर हम सिर्फ सब सेक्शन 1 पढ़ें तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने से बचाने के लिए सेक्शन 35 में ही अरेंजमेंट किया है। और उस अरेंजमेंट को हम देखेंगे कि सेक्शन 35 में किस ढंग का अरेंजमेंट है कि कहीं ये सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो जाए, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा कि वारंट के बिना पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेगा, मीनिंग देयर बाय कर सकता है। अगर स्थिति यह आ रही है कि इनमें से कोई भी एक स्थिति है, कोई भी एक दशा है, तो पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर लेगा, मीनिंग देयर बाय आप कर सकता है, स्वयं कर ले। तो पहली स्थिति देखें, कहता जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। असंज्ञेय नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई अपराध करता है, ये नहीं कहा, कैटेगराइज कर दिया संज्ञेय अपराध। ठीक है, वो ये भी कह सकते थे कि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई अपराध करता है, और ऐसा कहते हैं तो डेफिनेटली ये सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, क्योंकि पुलिस अधिकारी असंज्ञेय अपराध की दशा में, अगर असंज्ञेय अपराध किया गया है तो अन्वेषण ही नहीं कर सकता। ठीक है ना, और असंज्ञेय अपराध की दशा में उसे अन्वेषण करने की जो ताकत नहीं दी गई, उसमें बहुत बड़ा कारण यह है कि असंज्ञेय अपराध ऐसे अपराधों या ऐसी दशाओं में अपराध को संगठित करते हैं जिनमें पुलिस का हस्तक्षेप उचित माना ही नहीं। ठीक है ना, जिसमें पुलिस का हस्तक्षेप, हमने आपसे संज्ञेय और असंज्ञेय के कैटेगराइजेशन पर बात की थी, और हमने कहा था कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बीच जो कैटेगराइजेशन है, जो श्रेणीकरण है, उसमें एक आधार यह भी है कि कुछ निश्चित दशाएं हैं जिनमें पुलिस अधिकारी का हस्तक्षेप ठीक नहीं माना गया। तो अगर यहां पर यह लिख दें कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में किसी किस्म का कोई अपराध करे तो पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने की ताकत होगी, तो वो बात जहां पुलिस अधिकारी का हस्तक्षेप उचित ही नहीं माना, वो बात अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अपना प्रभाव खो देगी, और वो बात विधायिका की बात है। ठीक है, और फिर कानून के, और ये भी विधायिका की बात, अगर यहां लिख दिया जाए कि कोई भी अपराध, तो विधायिका के दो विपरीत मैंडेट ये आ जाएंगे, और ये प्रारूपण की कला, जो ड्राफ्टिंग की आर्ट होती है, उसके खिलाफ बात। इसलिए यहां क्या लिखा उन्होंने कि जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, असंज्ञेय नहीं, संज्ञेय अपराध, और पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में यदि आप संज्ञेय अपराध कर रहे हैं तो फिर पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की ताकत दिया जाना
बिना वारंट, इसे किसी भी दृष्टिकोण से अनुचित नहीं कहा जा सकता। यहीं पर एक बात और है, मानिए स्थिति यह है कि पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को धारा 35 में वर्णित दशाओं के आधार पर गिरफ्तार करने के लिए सशक्त है, यानी चाहे तो बिना वारंट भी कर ले, ठीक है ना, चाहे तो बिना वारंट भी कर ले, क्योंकि जो स्थिति संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध है वह स्थिति धारा 35 से शासित हो रही है। लेकिन पुलिस अधिकारी वारंट के लिए अप्लाई कर देता है, ठीक है ना, वो वारंट के लिए अप्लाई कर देता है। तो क्या मजिस्ट्रेट को वारंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ठीक है ना, क्योंकि धारा 41 में वो बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। तो क्या मजिस्ट्रेट को मना कर देना चाहिए कि आप मेरे पास क्यों आए, भाई हम काहे वारंट दे दें आपको, आप बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते, जाइए अब बिना वारंट के करिए, हम काहे चक्कर में पड़े हैं। तो वे उपबंध, जो उपबंध काहे के लिए, आपके पुलिस अधिकारी को अजमानती अपराध की दशा में, ठीक है, वारंट देने से संबंधित जो उपबंध है उन्हें धारा 176 और धारा 35 तीनों को साथ लेकर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने तीनों सेक्शंस को साथ लेकर व्याख्या की है, और तीनों सेक्शंस को साथ लेकर व्याख्या करने पर उन्होंने ये पाया है कि भले ही स्थिति ये हो कि धारा 35 में लिखे गए शब्दों के आधार पर पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार करने की ताकत रख रहा है, लेकिन अगर वो वारंट के लिए अप्लाई कर रहा है तो आपको वारंट देना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, वो अप्लाई क्यों करेगा, ये भी तो सवाल है, काहे करेगा भाई, धारा 35 में वो सशक्त है बिना वारंट के गिरफ्तार करने को, क्यों करेगा? तो इसका जवाब यह है कि अगर वारंट जारी हो गया है व्यक्ति के विरुद्ध तो पुलिस अधिकारी किन्हीं भी अधिकारिताओं में उसका पीछा कर सकेगा, आगे सेक्शन आएंगे तो किन्हीं भी राज्यों में उसके पीछे जा सकेगा, अन्यथा अपराधी भाग जाएगा, मध्य प्रदेश समझे कैसे जाए। वारंट अगर उसके पास होगा तो अपराधी अगर किन्हीं, अब अपराधी गलत शब्द हम बोल रहे हैं, अभियुक्त, आरोपित, ये किसी घर में घुस जाएगा तो घर के अंदर भी वो प्रवेश कर सकेगा और गिरफ्तार कर सकेगा, इसलिए उसे वारंट की जरूरत हो सकती है। नो डाउट ही इज एम्पावर्ड बाय सेक्शन 35, ठीक है, टू अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट इन दोज सर्कमस्टांसेस विच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 35। लेकिन इसके बाद भी पुलिस अधिकारी को वारंट की जरूरत हो सकती है, इसलिए इस सेक्शन को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पूर्व में सीआरपीसी के अन्य सेक्शंस के साथ पढ़ते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि अगर पुलिस अधिकारी आपसे वारंट मांग रहा है तो दीजिए, और ये कंप्लायंस आप कचहरी में रोज देखेंगे, वहां रोज पुलिस अधिकारी वारंट मांगने के लिए आते हैं, ठीक है ना, और रोज पुलिस अधिकारी को वारंट दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। इसका एक कारण और भी है कि हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि व्यक्ति के विरुद्ध उद्घोषणा और कुर्की की कार्रवाई
तभी होगी जब पहले उसके खिलाफ वारंट जारी हो गया हो, अन्यथा कार्रवाई नहीं होगी। तो इन कारणों से पुलिस अधिकारी को वारंट प्राप्त करने की जरूरत उन दशाओं में भी हो सकती है जिन दशाओं में वो बिना वारंट के गिरफ्तार करने की ताकत रखता है। ठीक है ना। तो अगर आपसे कहीं पूछा जा रहा है कि पुलिस अधिकारी जो कि बिना वारंट किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति रखता है, अगर मजिस्ट्रेट के यहां वारंट अप्लाई कर रहा है तो क्या उसे मिलेगा और क्या दिया जाना चाहिए? यस, मिलेगा भी और दिया भी जाना चाहिए। ठीक है। अब हम देखें सेक्शन 35। व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस in which the police officer is empowered to arrest a person without warrant? तो जब हम धारा 35 की स्थितियों पर नजर डालेंगे तो हम देखेंगे कि वाकई यहां लिखी हुई स्थितियां ऐसी हैं जो पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति को बिना वारंट, यानी बिना जुडिशियल इंटरफियरेंस, वारंट तो जुडिशियल अफसर देगा ना, विदाउट जुडिशियल इंटरफियरेंस अरेस्ट किया जाना किसी व्यक्ति का न्याय संगत बनाती है। ये ठीक है, लेकिन एक बात तो है, परिस्थितियां कितनी भी गंभीर हो, लेकिन परिस्थितियों को नियंत्रित करने की शक्ति जिनको दी जाए, उनकी शक्ति पर नियंत्रण रखने के साधन ये होने ही चाहिए। अन्यथा शक्ति चाहे जिसको दे दे, शक्ति का दुरुपयोग, इसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। और इसीलिए आप देखेंगे आईपीसी में भी, जो पूर्व की आईपीसी थी और अब भारतीय न्याय संहिता है, क्या कहता था? राइट टू सेल्फ डिफेंस में आपको मृत्यु कारित करने तक का अधिकार है। ये नहीं मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं है। हम लोग बिल्कुल गलत ढंग से कानून को अर्थान्वयित करते हैं। अगर धारा 100 की भी स्थिति है, जो पूर्व में आईपीसी की का सेक्शन था और जिसमें मृत्यु कारित करने तक का अधिकार था, उसमें भी अगर सीधे सीधे आप व्यक्ति की मृत्यु कारित करोगे तो हो सकता है या तो हत्या के या हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध के दोषी हो जाओ। क्योंकि अधिकार क्या है? मृत्यु कारित करने तक का मतलब यह हुआ कि अगर मृत्यु से कम पर काम चल रहा है तो मृत्यु से कम पर काम चलाइए। मृत्यु के बिना काम ही नहीं चल रहा तब आप मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। यानी मृत्यु पहला विकल्प नहीं है, पहला विकल्प नहीं है कि आप मृत्यु कारित कर दें किसी के लिए, वो अंतिम विकल्प है। मृत्यु कारित करने तक का अधिकार है। और जब आप ये बोलते हो कि राइट टू सेल्फ डिफेंस में मृत्यु कारित करने का अधिकार है, इसमें तो फर्स्ट ऑप्शन विच इज अवेलेबल फॉर यू in those circumstances which are narrated under section 100 of the IPC, that is, ठीक है, मृत्यु कारित करना जब मृत्यु कारित कर देना ये पहला विकल्प है, जबकि भाषा ये नहीं कह रही। नो डाउट धारा 100 में जहां आपको मृत्यु कारित करने तक का अधिकार दिया गया था आईपीसी में, वो स्थितियां ऐसी हैं जिनमें व्यक्ति की मृत्यु कारित करने तक को जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मृत्यु कारित करना यह गंभीर घटना है। इसका हक अंतिम विकल्प के तौर पर ही लोगों को मिलना चाहिए। अन्यथा भले ही कोई आपके साथ वो कर रहा है जो धारा 100 में मृत्यु के जस्टिफिकेशन के तौर पर वर्णित हुआ है,
तो भी उस व्यक्ति को न्यायालय के माध्यम से ही दंडित होना चाहिए, आपको हक नहीं होना चाहिए। प्रतिरक्षा का हक है, आक्रमण का नहीं। प्रतिरक्षा जितना जरूरी हो रक्षा के प्रयोजनों से, आक्रमण इसमें कोई सीमा नहीं होती, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। हमने कहा ना, कानून शब्दों की बाजीगरी है। यहां शब्द महत्वपूर्ण है, जो शब्द प्रयुक्त है उसका अर्थ क्या है, उस अर्थ को निकालना यह महत्व का विषय होता है। और हमें कानून पढ़ने के लिए एक विशेष मन की जरूरत क्यों है? इसलिए क्योंकि हम शब्दों, ठीक है, और उनमें छिपे अर्थों को समझने में, सामान्य कार्य व्यवहार में गलती करते हैं। शब्द का जो अर्थ है हम वो लेते ही नहीं। हमने उदाहरण दिया था कि अघोर यानी जो सरल है, जो घोर नहीं है, ये अर्थ हुआ। अर्थ तो अच्छा है, ठीक है, और हम लोग उसे गंदगी के अर्थों में प्रयुक्त करते हैं कि क्या अघोर मचाए हो, ठीक है ना। तो आप शब्द का अर्थ उसी ढंग से लें जिस ढंग से उसका अर्थ निकलता है, ये आपकी आदत नहीं, इसीलिए कानून कठिन लगता है। यहां कहता है कि ठीक है, बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति है, लेकिन बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति का दुरुपयोग आप न कर पाए। इसके लिए कुछ प्रतिबंध लगा देना यह भी जरूरी है, और विधायिका ने लगाए हैं, क्योंकि सिचुएशन वैसी है। जैसी धारा 100 में प्राइवेट प्रतिरक्षा को अधिकार देने के लिए, ठीक है, जस्टिफिकेशन के तौर पर उपयोग की जा सकती है, वैसी सिचुएशन यहां भी है, जिसके आधार पर व्यक्ति की वारंट के बिना यानी जुडिशियल इंटरफियरेंस के बिना गिरफ्तारी को ठीक कहा जा सकता है। ये बात सही है, लेकिन फिर भी निरंकुश, ठीक है, मानसिकता के साथ इस शक्ति का प्रयोग न हो, इसके लिए प्रतिबंध ये जरूरी है। और प्रतिबंध किस ढंग से लगाए हैं, तो सबसे पहली बात उन्होंने कही है कि कोई भी पुलिस अधिकारी वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा यदि उसने उसकी उपस्थिति में संज्ञेय अपराध किया है, नॉट असंज्ञेय। असंज्ञेय नहीं है, संज्ञेय अपराध। ये नहीं कहा, और विधायिका कभी गलती नहीं करती। विधायिका ने यह नहीं कहा है कि कोई अपराध करता है, उसने कहा संज्ञेय अपराध करता है। और संज्ञेय और असंज्ञेय का क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन जब हम लोग कर रहे थे, तो पहली बात यही कही थी कि जो घोर किस्म के, गंभीर किस्म के अपराध माने हैं, वे सारे के सारे संज्ञेय बनाए। अन्य कैटेगराइजेशन भी है इसके अलावा भी, जैसे जहां साक्ष्य का संकलन प्राइवेट व्यक्ति के लिए कठिन है, वहां भी संज्ञेय किया। जहां दंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गंभीर है अपराध, उसे भी किया। दंड के पॉइंट ऑफ व्यू से गंभीर नहीं, किंतु उसका प्रभाव, जैसे बलवा कर रहे हो, दंगा कर रहे हो, सजा बहुत ज्यादा नहीं है, 2 साल 2 महीने यह सजा है, लेकिन उसका प्रभाव समाज पर बहुत गंभीर है, इसलिए उसे संज्ञेय किया। यानी एकमात्र कैटेगराइजेशन दंड आदि हो, संज्ञेय अपराधों के पीछे ऐसी दशा नहीं है। तो इसलिए यहां पर, लेकिन हां एक बात है कि संज्ञेय अपराध किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से जब गंभीर समझा गया है तभी बनाया गया है। कोई भी कृत्य जब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से गंभीर माना गया है, तभी उस कृत्य का किया जाना संज्ञेय अपराध के तौर पर सीआरपीसी में या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दर्शित हुआ है। तो जब बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति आप दे रहे हैं, तो किसी भी अपराध के संबंध में यह शक्ति नहीं ही मिलनी चाहिए, और न मिलनी चाहिए न दी। इसलिए इसको मनमाना
नहीं कहा जा सकता। यहां सुविचारित विवेक ये पुलिस प्राधिकारी में निहित किया गया है। इसलिए इसको अनुच्छेद 14 के अर्थों में इस आधार पर कि ये विवेकी शक्ति प्रत्येक पुलिस अधिकारी को दे रहा है, न कि उच्च अधिकारियों को, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना, क्योंकि नो डाउट वैवेकिक शक्ति प्रत्येक पुलिस अधिकारी को मिली है इस सेक्शन के आधार पर, लेकिन विधायिका ने स्वयं पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन हेतु नियम इस धारा में निर्मित किए हैं। एक रक्षोपाय, एक सिक्योरिटी मेजर, एक सेफ्टी मेजर, ये स्वयं इस सेक्शन में दिखाई दे रहा है। आप सेक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे बिना बेहोशी के तो वो सिक्योरिटी मेजर, वो सेफ्टी मेजर आपको क्लियर दिखाई देगा। वो कहता है संज्ञेय अपराध, कहने को ये भी कह सकते हैं कोई अपराध। अगला सेक्शन देखें क्या कहता है, जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है। परिवाद किया जा चुका नहीं कहा होता है, परिवाद किया जा चुका है, ये बात अलग है, और उचित परिवाद किया जा चुका है ये अलग। उचित का मतलब यह हुआ पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध उचित परिवाद किया जा चुका है। इसका मतलब पुलिस अधिकारी ने अपने आधार पर मीनिंग दे रही है। पुलिस अधिकारी ने स्वयं इस बात के संबंध में अपने को संतुष्ट कर लिया है कि संबंधित व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद हुआ है उसके विरुद्ध परिवाद उचित ही है, किया जाना चाहिए था। यद्यपि परिवाद की सत्यता के संबंध में, असत्यता के संबंध में उसने अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है, लेकिन कुछ ऐसा उसके समक्ष आ चुका है जिसके आधार पर यह लगता है कि परिवाद तो उचित है, परिवाद गलत नहीं। ठीक है, अभी परिवादी के परिवाद के संबंध में अन्य साक्ष्य संकलन की जरूरत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल बेसलेस बात कर रहा हो, ऐसी भी दशा नहीं। इतना जरूर कर लिया गया, और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसने, जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अरेस्ट ए पर्सन, ठीक है, अंडर सेक्शन 176 जो कि उस समय 157 थी, और अंडर सेक्शन 41 जो कि वर्तमान में 35 है, तो आपके विश्वास के लिए कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध किया गया परिवाद उचित है, इसके संबंध में आपके पास कुछ होना जरूर चाहिए, और इसीलिए आप कचहरी चले जाएं। तो जिस समय आप ये देखेंगे कि व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उस समय आप देखेंगे कि जो अभियोग की दैनंदिनी होती है, जिसे कचहरी की भाषा में केस डायरी कहते हैं, और जो पहले सीआरपीसी की धारा 172 इसके अंतर्गत तैयार होती थी, अब बीएनएसएस में अकॉर्डिंगली सेक्शन आ गया होगा, उसमें कुछ बयान जब नोट हो जाते हैं तभी गिरफ्तारी होती है, उससे पहले नहीं होती। और वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं वो साक्षी तो है, क्योंकि साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री भी होगा और ओरल ये भी होगा, तो वो एविडेंस जब कलेक्ट हो जाता है तभी गिरफ्तारी करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्यों, क्योंकि जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में यह व्याख्या आई है कि जब गिरफ्तारी आवश्यक हो या और आपको यह विश्वास आ जाए कि जो परिवाद किया गया है वो औचित्यपूर्ण है, उचित है, तो गिरफ्तारी कीजिए, अन्यथा यह कोई तरीका नहीं है कि एफआईआर हुई और आपने गिरफ्तारी कर ली, क्योंकि एफआईआर अलग बात है, वो धारा 154 पूर्व में और अब कितने में दर्ज होती है, 170 नहीं, 6 में नहीं, हाँ 173,
176 में अन्वेषण करने की ताकत है। दोनों अलग अलग बातें हैं। जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो इस पर खूब डिस्कस करेंगे। अन्वेषण करने की ताकत अलग बात है और एफआईआर का दर्ज किया जाना ये दूसरी बात है। एफआईआर आप जिस अपराध के संबंध में दर्ज कर सकते हो सकता है उसके संबंध में अन्वेषण न कर सकते हो, यह भी संभव है। यह आवश्यक नहीं है कि जो एफआईआर आप दर्ज कर लोगे, ये जिस एफआईआर को दर्ज करने की आपको शक्ति है उसके संबंध में अन्वेषण की शक्ति भी आपको प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं है। तो अन्वेषण करने की शक्ति आपको किन अपराधों के बारे में है यह तय होगा 176 से, ठीक है, सॉरी 175 से, 176 से नहीं। और एफआईआर किन अपराधों के संबंध में आप दर्ज करोगे, ये 173 और 176 से यह तय होगा कि अन्वेषण की प्रक्रिया क्या होगी, अर्थात गिरफ्तारी कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, क्या होगा, ये 176 है। तो तीनों सेक्शन अलग अलग। तो आप किसी को सिर्फ एफआईआर होने के आधार पर गिरफ्तार नहीं करोगे, क्योंकि एफआईआर अलग सेक्शन से शासित हो रही है और गिरफ्तारी, इनकी बात ठीक है, 176 से शासित हो रही, गिरफ्तारी 176 शासित हो रही, और गिरफ्तारी और एफआईआर अलग अलग बात है। एफआईआर तो सिर्फ इस बात पर दर्ज हो जाएगी कि आपके विरुद्ध संज्ञेय अपराध करने की इत्तला मिली है, बस खत्म हो गई बात। गिरफ्तारी कब होगी, जब आवश्यक हो। अब गिरफ्तारी आवश्यक हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, आप बताओ, ठीक है ना। और अगर नहीं बता सकते तो नहीं होगी। हां, कुछ स्थितियां ऐसी भी है जिनमें बिना वारंट आपको गिरफ्तार करने की ताकत दे दी, लेकिन उनमें भी शक्ति पर प्रतिबंध लगाए हैं। पहला प्रतिबंध यही, संज्ञेय अपराध पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में। अब कोई व्यक्ति अगर संज्ञेय अपराध कर रहा है तो उसे गिरफ्तार किया जाना भी न्याय संगत है, फिर तो बहुत ही बदतमीज दुस्साहसी आदमी है जो पुलिस अधिकारी उपस्थित है फिर भी संज्ञेय अपराध कर, ठीक है, संज्ञेय अपराध को अंजाम ये दे रहा है। दूसरी स्थिति यह कि व्यक्ति, उसके विरुद्ध उचित परिवाद किया जा चुका है। उचित परिवाद यानी परिवाद के औचित्य के संबंध में कुछ साक्ष्य पुलिस अधिकारी को मिल चुका है, पुलिस अधिकारी को विश्वास है कि परिवाद उस व्यक्ति के संबंध में सत्य है। अब इसके बाद भी परिवाद खाली उचित है, इसी से काम नहीं चलेगा। फिर देखेंगे आगे, यदि आप कानून की जो योजना है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गिरफ्तारी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में कानून चाहता है। वो ये कह रहे हैं, ठीक, परिवाद के औचित्य के बारे में आपको सबूत मिल गया। फिर ये देखेंगे अपराध कितनी सजा से दंडनीय है, ठीक है ना। अगर अपराध 7 वर्ष या इससे कम की सजा से दंडनीय है, फिर नहीं करेंगे गिरफ्तार आप, भले ही परिवाद उचित है। परिवाद के औचित्य के संबंध में आपको कुछ साक्ष्य मिल चुका है, या फिर कहता है यह विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है, यानी इत्तिला प्राप्त हुई है किसी व्यक्ति के बारे में और इत्तिला की विश्वसनीयता आपने जांच ली है। इत्तिला की विश्वसनीयता आप जांचेंगे, इसका मतलब ही क्या हुआ, इसका मतलब कुछ एविडेंस आपको मिलना चाहिए, ठीक है ना। या उचित संदेह विद्यमान है, संदेह विद्यमान नहीं, उचित संदेह विद्यमान। संदेह विद्यमान होना अलग बात है और उचित संदेह विद्यमान होना ये डिफरेंट बात है। संदेह के औचित्य के संबंध में आपने स्वयं को संतुष्ट कर लिया है, ठीक है। उचित संदेह विद्यमान है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम हो सकेगी या जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना, दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है। यानी अगर आपको यह पता लगता है कि कोई व्यक्ति है जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है और वह परिवाद उचित है, यह आपको पता लगा,
एज ए पुलिस अफसर, यानी परिवार के औचित्य के संबंध में आपको कोई साक्ष्य मिला है, किसी के विरुद्ध कोई इत्तला दी गई और आपको वो इत्तला विश्वसनीय लग रही है, तो विश्वसनीय आपको क्यों लग रही है? इसका कोई तो आधार होगा, आपको कोई साक्ष्य मिला होगा उसकी इत्तला की सत्यता के संबंध में, या आपको संदेह हो रहा है एज ए पुलिस अफसर और आपके संदेह के औचित्य को सिद्ध करने के लिए कुछ साक्ष्य मौजूद है, ठीक है, इतनी स्थिति है। नाउ यू कैन अरेस्ट दैट पर्सन विदाउट वारंट, बट अब आप किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन आपको जो इत्तला मिली है, आपसे जो परिवाद किया गया है और आपको जो संदेह हो रहा है, जिसके औचित्य के संबंध में, जिसकी विश्वसनीयता के संबंध में आपने जांच की है और साक्ष्य पाया है, यदि वह ऐसे कार्य के किए जाने से संबंधित है, वो इत्तला, वो परिवाद या वो संदेह जो कार्य ऐसे अपराध को गठित करता है जो 7 वर्ष या उससे कम की सजा से दंडनीय है, तो आप फिर गिरफ्तार नहीं करेंगे व्यक्ति को, फिर नहीं करेंगे, यूं ही गिरफ्तार नहीं करेंगे, फिर आप केवल तब करेंगे जबकि इस व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में आपको परिवाद, ठीक है, उचित परिवाद, उचित संदेह और विश्वसनीय इत्तला आदि मिली है, केवल तब करेंगे जबकि पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, इत्तला या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने के कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। ये तो बात वही हो गई, ठीक है ना, यानी आप जब उचित परिवाद आदि करेंगे तो आपके पास विश्वास करने का कारण होना चाहिए, मतलब इतना साक्ष्य संकलित होना चाहिए जो परिवाद के औचित्य को ही सिद्ध न करे, बल्कि प्राइमा फेसी आपको विश्वास दिला दे कि इस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। यानी परिवाद को सिर्फ औचित्यपूर्ण न बनाए, बल्कि इतना आपको विश्वास दिलाए कि इस व्यक्ति ने यह अपराध किया है, तब आपको गिरफ्तार करने की शक्ति मिलेगी, ठीक है। पुलिस अधिकारी का समाधान हो गया है कि ऐसे अधिकारी, ऐसी गिरफ्तारी ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से निवारित करने के लिए या अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए या ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति से छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए या उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित, उत्प्रेरित करने, उसे धमकी देने या उसे वायदा करने से जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके, निवारित करने के लिए, या जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित और सुनिश्चित नहीं की जा सकती, आवश्यक है। और पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लिखबद्ध करेगा। यानी जो सेक्शन है वो कुल मिलाकर जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपसे जो परिवाद किया गया उसके औचित्य के संबंध में आपने जांच कर ली, आपको जो इत्तला प्राप्त हुई उसकी विश्वसनीयता आपने जांच ली, आपको जो संदेह है उस संदेह के औचित्य को आपने परख लिया और आपको लग रहा है कि परिवाद उचित है, इत्तला विश्वसनीय है, मेरा संदेह भी उचित है, और आपको इतना साक्ष्य मिल गया जिससे आपको यह विश्वास है कि इस व्यक्ति ने यह अपराध किया है और अपराध कैसा है, और आपको मालूम है कि अपराध कृत्य या लोप इसी से किया जाएगा। यानी आपको लग रहा है कि इसने एक ऐसा काम किया है जो अपराध के तौर पर कानून के द्वारा, ठीक है, मान्य किया गया है, और वो काम जिस अपराध का गठन करता है उसमें 7 वर्ष या उससे कम की सजा है, उससे अधिक सजा ही नहीं है, तो फिर आप फिर गिरफ्तारी नहीं करेंगे जब तक इन 5 स्थितियों में से कोई एक स्थिति न हो। यानी गिरफ्तारी आसान नहीं है,
अगर 7 साल तक की सजा है तो 5 स्थितियों में से एक स्थिति होनी ही चाहिए। पहले तो आप परिवाद आदि की विश्वसनीयता, ठीक है, औचित्य आदि की ही जांच करेंगे, और फिर जब आपको विश्वास हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जो 7 वर्ष या उससे कम की सजा से दंडनीय है, तो आपको गिरफ्तार करने की ताकत अब मिल गई है, ठीक है ना। अब आप कर सकते हैं बिना वारंट, लेकिन केवल तब जब इन 5 स्थितियों में से कोई एक स्थिति हो। यानी विधायिका स्वयं बता रही है कि अगर 7 वर्ष तक की सजा से दंडनीय अपराध करने का अभियोग किसी व्यक्ति पर लगाया गया है तो गिरफ्तारी आवश्यक कब होगी, विधायिका स्वयं बता रही है। आप अगर इसे 176 के साथ पढ़ें तो विधायिका स्वयं बताए दे रही कि यही वो स्थितियां हैं जिनमें बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति होते हुए भी गिरफ्तारी आवश्यक समझी जाएगी, और ये 5 स्थितियां हर मामले में नहीं होती। पहली स्थिति क्या है कि व्यक्ति को अग्रेतर अपराध करने से निवारित करने के लिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी है, यानी आगे अपराध न करे। तो आपको ऐसा संदेह क्यों हो रहा है कि वो आगे अपराध करेगा? इस संबंध में आपके पास एविडेंस क्या है? आप किस आधार पर कह रहे हो कि वो आगे और अपराध करेगा? यानी जब आपके पास ऐसा सच हो कि अगर गिरफ्तार न किया तो आगे और अपराध करेगा। आप कहते हो हमें इंट्रोगेशन में, अन्वेषण में उसकी जरूरत है, तो क्यों है आपको अन्वेषण में जरूरत, बताइए, ठीक है ना। या फिर गवाहों को धमकाने, साक्ष्यों से छेड़छाड़, इसे निवारित करने के लिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी हो, तो ऐसा एविडेंस तो हो उसके पास। भाई आपके पास ऐसा एविडेंस हो ना, तभी तो आप करेंगे। या आपको लगता है वो भाग जाएगा जब न्यायालय में ट्रायल चलेगा, उसका नाम मकान है, दुकान है, वो नौकरी करता है, क्यों भाग जाए, कहां भाग जाएगा, ठीक है। तो आप तभी गिरफ्तारी करेंगे जब इन 5 दशाओं में से कोई एक होनी चाहिए। और अगर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं तो गिरफ्तारी करने के अपने कारण का भी उल्लेख करेंगे कि इन 5 दशाओं में से कौन सी दशा आपने पाई है जिसके आधार पर आपने उस मामले में जिससे व्यक्ति के ऊपर जो आरोप था सिर्फ 7 वर्ष या उससे कम की सजा से दंडनीय था, आपने गिरफ्तारी किया जाना ये औचित्यपूर्ण माना। ऐसा क्या था उस मामले में, ये आपको लिखना होगा। तो 176 उसकी लाइट में अगर हम इस 35 को देखें तो आप देखेंगे कि पुलिस अधिकारी को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति दी है, लेकिन जहां बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति दी है वहां विधायिका ने स्वयं बता दिया कि गिरफ्तारी कब आवश्यक समझी जाएगी, ठीक है ना, गिरफ्तारी कब आवश्यक समझी जाएगी। और अन्य दशाओं में, ठीक है, जो धारा 35 से शासित नहीं हो रहे हैं उनमें पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी आवश्यक क्यों हुई है ये बताना होगा, तभी वो गिरफ्तार व्यक्ति को कर पाएगा, अन्यथा नहीं। यानी नक्शल में बात करें, नक्शल में बात करें तो गिरफ्तारी नियम नहीं है। गिरफ्तारी जब तक जरूरी नहीं है तब तक नहीं होगी, और बिना वारंट गिरफ्तारी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में होगी। नो डाउट बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति पुलिस अधिकारी को मिली है उन दशाओं में जो धारा 35 में वर्णित, जिनमें से 2 हम लोगों ने आज पढ़ी। एक, जबकि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध किया गया है, और दूसरी, जबकि पुलिस अधिकारी से उचित परिवाद किया गया है, उसे विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हुई है या उसे उचित संदेह विद्यमान है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया है जो कि 7 वर्ष या उससे कम की सजा से दंडनीय अपराध है, तो तब जबकि उसे यह विश्वास है कि उसने ऐसा अपराध किया है और साथ में 5 स्थितियों में से कोई एक स्थिति है, तब करेगा। और वो भी यदि करता है तो अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा, उसने ऐसा क्यों किया। 35 की अन्य स्थितियां जिनमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति है, उन पर हम लोग कल बात करेंगे, देखेंगे।